क्या बीजेपी 10 साल के शासन के बाद अपने 10 मजबूत वो चेहरे नहीं तलाश पाई या उन चेहरों को तलाश नहीं कर पाई कि हमें बाहर से या फिर यूँ के उधार मांगने पड़ रहे हैं, ऐन वक्त पर टेलीफोन करके भाई आप दिल्ली पहुंच जाओ, ज्वाइन करो, भाई आप सिरसा करो फटाफट। तो ऐसी मतलब क्यों? बीजेपी की तो कैडर बेस्ड पार्टी है, बहुत बड़ा कैडर, ये चीज़ें हैं। मुझे नहीं लगता है कि उनको किसी भी प्रकार का कोई समर्थन मिलने वाला है, बल्कि जो मैं इलाके की आवाज़ सुन रहा हूँ कि इलाका उनको सबक सिखाने वाला है। जो एक विश्वासघात हुआ है जनमत के साथ में, जो चक्रव्यूह, जो षड्यंत्र 2019 के विधानसभा चुनाव में रचा गया, उसी षड्यंत्र के तहत अब 2024 में फिर आपकी हिसार लोकसभा की टिकट कटवा दी। अभी हाल ही में चौधरी वीरेंद्र सिंह का बयान आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि जेजेपी बीजेपी की बी टीम नहीं है, ये जो है वो बीजेपी के रिजर्व प्लेयर हैं जिनको रखा था ना, और कब कहाँ क्या करना है, कहाँ चुनाव लड़ना है, कितने टिकटों पे लड़ना है, तो ये बीजेपी के कहने से ही लड़ेंगे। यानी कि अब भी समझौता जारी है कि बीजेपी की जिस तरीके से कहीं ना कहीं प्रचलन है कि ऊपर से निर्धारित होता है भाई किसको मुख्यमंत्री बनाना है, तो जो मनोहर लाल ने बयान दिया कि मुझे 2 दिन लग गए नायब सैनिक को मुख्यमंत्री की यहाँ भरवाने के लिए, तो ये अलग अलग चीज़ें, विरोधाभास, एक तरफ पता नहीं है और एक तरफ इतना कुछ पता है। उन्होंने भी अपनी पार्टी के अध्यक्ष पीट पीट के बदल दिए। वो पार्टी के अध्यक्ष बदलते रहेंगे, पार्टी का संगठन 11 साल तो बना नहीं पाए, सरकार क्या बनाएंगे। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हरियाणा सरकार में रहे वित्त मंत्री और अभी नया नया इनको जो है असम राज्य का चुनाव प्रभारी जो वही बनाया है, तो एक नया दायित्व, नई एक बड़ी जिम्मेदारी। और आपको याद होगा यूपी जैसा राज्य है, देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहाँ से कहीं ना कहीं ये तय होता है कि आगे आने वाली सरकार किसकी होगी देश में, वहाँ की भी ये प्रभारी रहे और कैसा वहाँ का रिजल्ट आया। मैं 2019 के चुनाव की बात कर रहा हूँ। तो उसी तरीके से अब इनको असम में जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। तो बातचीत करते हैं। कैप्टन साहब, पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे नए चैनल भारत पोस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुरेंद्र जी, भारत पोस्ट के सभी दर्शकों को मैं नमन करता हूं और आपके नए चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जी शुक्रिया सर। सर मेरा पहला और बड़ा सवाल, यूँ कहें कि कैप्टन अभिमन्यु के साथ 2019 के इतिहास को फिर दोहराया गया। मैं बात कर रहा हूँ 2019 के विधानसभा चुनाव की। जो चक्रव्यूह, जो षड्यंत्र 2019 के विधानसभा चुनाव में रचा गया, उसी षड्यंत्र के तहत अब 2024 में फिर आपकी हिसार लोकसभा की टिकट कटवा दी। इसमें एक चीज़ और बोल देता हूँ, जो बड़ी बात सुनने में आ रही है कि जो लोग उस षड्यंत्र में शामिल थे, ये काम करने में भी उन्हीं लोगों का हाथ है। इस पूरे मामले में आपकी पहली प्रतिक्रिया? मेरी जानकारी में इस प्रकार का कोई विषय नहीं है और मैं नहीं समझता कि आपका आकलन सही है। फिर भी चक्रव्यूह का जिक्र किया है। जब मेरे बड़ों ने मेरा नाम अभिमन्यु रखा है तो अभिमन्यु की सदगति तो चक्रव्यूह में शहादत में ही है। हम बलिदान होने से नहीं डरते, हम कुर्बान होने से नहीं डरते। लक्ष्य सफल होना चाहिए, धर्म सत्य और न्याय की पांडवों की जीत होनी चाहिए। हमारे जैसे 1000 बार कुर्बान हो जाए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। जी बिल्कुल, क्यों कैप्टन साहब, आप प्रखर वक्ता हैं और जवाब देने में आपका कोई मुकाबला नहीं, कोई शानी नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि जो आपके समर्थक हैं, आपके खास चाहने वाले हैं, चाहे मैं नारनौल हल्के की बात करूं या फिर पूरे लोकसभा क्षेत्र की बात करूं, जिस तरीके से आप एक्टिव थे और इस ये मैसेज आया, तो कहीं ना कहीं आपके जितने भी समर्थक हैं उनमें मायूसी है, नाराज़गी है और वो हताश है। थोड़ी देर पहले तक रहे होंगे, लेकिन आज पूरा दिन हम मिले हैं, तो किसी भी प्रकार की मायूसी अगर पहले रही होगी, निराशा पहले रही होगी, मैं दावे साथ कह सकता हूं कि अब ना उनको कोई निराशा है, ना मायूसी है, और नई आशा और नए संकल्पों को लेकर के नए उत्साह, नए उमंग के साथ वह हिसार में कमल खिलाने में अपनी भूमिका निभाने वाले हैं और फिर एक बार मोदी सरकार के सैनिक सिपाही बन करके मोदी जी की गारंटी का संदेश घर घर लेकर के जाने वाले हैं। जी, क्योंकि जैसा आपके साथ हुआ ठीक वैसा ही कुलदीप बिश्नोई के साथ हुआ, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को प्रबल दावेदार मान रहे थे। लिस्ट आई, उनको भी टिकट नहीं मिली और कहीं ना कहीं उनके बेटे ने तो ट्वीट भी कर दिया और कुछ समय बाद वो ट्वीट डिलीट भी कर दिया।
कि राजनीति में जो आपकी लोकप्रियता है वो कहीं ना कहीं कमज़ोरी भी बन जाती है। फिर कुलदीप बिश्नोई एक वीडियो जारी करते हैं और बड़े भावुक नज़र आते हैं कि आपको नाराज़ नहीं होना, कहीं ना कहीं फिर बीजेपी को सपोर्ट करना है। तो क्या लगता है, क्योंकि जिस तरीके से बड़े नेताओं को नज़रअंदाज करके एक बाहर से किसी कैंडिडेट को लाकर टिकट दी जाती है, तो क्या आपकी पार्टी को नुकसान नहीं होगा? क्योंकि कुलदीप बिश्नोई तो अभी नए नए आए थे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई नुकसान होगा। हम भारतीय जनता पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, हमारे लिए जब एक बार निर्णय हो जाए, उस निर्णय में हम किसी भी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं लगाते। निर्णय हो गया है, निर्णय शिरोधार्य है और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने किया है, तो निर्णय बहुत अच्छा निर्णय है और उस निर्णय को सफल बनाने का काम हम सब मिलकर के करने वाले हैं और मुझे आशा है कि इसके अंदर सबका सहयोग मिलेगा। क्योंकि कैप्टन साहब, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रखते हैं और ख़ुद को समर्पित सिपाही मानते भी नहीं है, करके भी दिखाते हैं। लेकिन मैं कुछ और लगे हाथ एक दो नेताओं का और नाम लेना चाहूँगा। अनिल विज का हम एक उदाहरण लेते हैं, क्योंकि मैं बीजेपी के जो नेता उन्हीं की बात करूँगा। अनिल विज आज के समय एक पूर्व मंत्री की हैसियत के साथ अपने घर बैठे हैं और उनकी गलती क्या थी बैठने की, कि जो चंडीगढ़ में जब नई सरकार का गठन किया जा रहा था, चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में पूरी विधायक दल की बैठक थी और जिस तरीके से नाम जब प्रपोज करना होता है, जब नायब सैनिक का नाम प्रपोज करना था, उनके जब जिम्मे लगाया गया, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मैं इस पाप का भागीदार नहीं बनूंगा। वहाँ से उठते हैं, मीटिंग को बीच में छोड़ के सरकारी गाड़ी की बजाय निजी गाड़ी में अपने घर निकल लेते हैं। उसी के साथ लगते हैं हम राव इंद्रजीत का जिक्र कर सकते हैं। तो ये जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, जो ये नाराज़गी है, जो ये डेंट है। और फिर बड़ी बात, अभी कल यहाँ हिसार में जो एक बड़ा कार्यक्रम था, वहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री भी आए। क्योंकि मैं सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि बीजेपी की जिस तरीके से कहीं ना कहीं प्रचलन है कि ऊपर से निर्धारित होता है भाई किसको मुख्यमंत्री बनाना है, तो जो मनोहर लाल ने बयान दिया कि मुझे 2 दिन लग गए नायब सैनिक को मुख्यमंत्री की हाँ भरवाने के लिए, तो ये अलग अलग चीज़ें, विरोधाभास, एक तरफ पता नहीं है और एक तरफ इतना कुछ पता है। अब देखिए, मैं तो कोई बयान सीधे तौर पर सुना नहीं है और मैं मानता हूँ कि मनोहर लाल जी हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई परिवर्तन की योजना केंद्र से बनी होगी। तो उस योजना को आगे क्रियान्वयन करने में उनकी भूमिका तो होनी ही थी, स्वाभाविक थी कि उनको त्यागपत्र देना है, नए कार्यकर्ता को शपथ लेना है। तो जब कोई योजना और कोई रणनीति बनती है तो जिस जिसकी जो भूमिका होती है उनको भूमिका बता करके उनसे काम ले लिया जाता है। तो श्रीमान मनोहर लाल जी की जितनी भूमिका रही होगी, उनको जितना काम बताया होगा, उन्होंने उस भूमिका का वर्णन जो है किया होगा। नायब सिंह जी भी एक बड़े समर्पित कार्यकर्ता हैं, अनुभवी कार्यकर्ता हैं, प्रदेश में केंद्र में उन्होंने काम किया है और उनको ये भी इस बात का भी लाभ मिल रहा है कि मनोहर लाल जी के साथ में उन्होंने बहुत लंबा समय एक कार्यकर्ता के नाते बिताया है और वो स्वयं इस बात का कह भी रहे हैं कि उनको जब मनोहर लाल जी ने बात की होगी तो निश्चित तौर पर संगठन के योजना के अनुसार ही की होगी। ठीक, आपने कहा कि उनकी भूमिका रही होगी और वरिष्ठ नेताओं का कहीं ना कहीं इस तरह का होना भी चाहिए। लेकिन आम लोगों में भी ये चर्चाएं हैं, 2 सप्ताह से ज़्यादा हो चुके हैं नई सरकार बने, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि नायब सैनी मुख्यमंत्री कम, मनोहर लाल सुपर मुख्यमंत्री यानी कि सुपर सीएम ज़्यादा लग रहे हैं। भाई, जब मनोहर लाल 2014 में एक आम विधायक जीत के आए और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उनको तो कोई ऐसा कोई जानकारी अनुभव था नहीं, होते होते लग गया। लेकिन इतना समय बीत गया है, अब भी वो परछाई की तरह हर तरीके से रह रहे हैं। और जिस तरीके से मेरी बीजेपी के नेताओं से ऑफ रिकॉर्ड बात होती है, सारी चीज़ होती है, तो सीधा सीधा कहते हैं कि खट्टर साहब जो है ना, वो कहीं ना कहीं बीजेपी का भट्ठा बिठाएंगे, क्योंकि उनकी वजह से बहुत सारे नेता नाराज हैं, अलग थलग हैं। मैं इस बात को नहीं मानता। मनोहर लाल जी ने बड़ी जीवन में तपस्या की है, संगठन को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई है। प्रचारक बन करके उन्होंने संगठन में, मूल संगठन में काम किया है। संगठन मंत्री के नाते हरियाणा प्रदेश में काम किया, अन्य प्रदेशों के अंदर भी काम किया है। तो और अपना जो भी बेस्ट हो सकता था उन्होंने दिया है। राजनीतिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र में
एक काम का बहुत प्रकार के संदेश चले जाते हैं और बहुत प्रकार के लोग अपने अलग अलग प्रकार के आकलन करते हैं। और जिस प्रकार का आकलन आप प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उस आकलन से सहमत नहीं हूँ। ठीक, आपने कहा कि उन्होंने बहुत तपस्या की है। वो तपस्या तो कैप्टन मंजू ने, अनिल विज ने, रामविलास शर्मा ने, ओम प्रकाश धनखड़ ने, बहुत लंबी लिस्ट है, उन तमाम लोगों ने की है। लेकिन जब ये पद देने की बात हो, जब टिकट देने की बात हो या कोई और जिम्मेदारी देने की बात हो, जिन लोगों ने उस वक्त पार्टी के लिए दरी बिछाई थी, जिस वक्त बीजेपी का कोई उस तरह का वजूद नहीं था, उन लोगों को उस वक्त कहीं ना कहीं उस पद से, उस टिकट से नहीं नवाजा जाता। ऐन वक्त पर बाहर से कैंडिडेट बुलाकर, मैं नवीन जिंदल का नाम ले सकता हूं, अशोक तंवर का ले सकता हूं, रणजीत चौटाला का ले सकता हूं, तो ऐसे कई नेता हैं। और अगर हम 6-7 लोगों की बात करें जिनका बैकग्राउंड बीजेपी का नहीं है, या तो लोकदल का है या कांग्रेस का या फिर अन्य किसी दलों से आए हैं, तो वहाँ पर उन लोगों को क्यों बुलाया जाता है जिन्होंने दरी बिछाई, तपस्या की? उनका नाम फिर क्यों पिछड़ जाता है? देखिए, चुनाव जीतना है और चुनाव जीतने के लिए केंद्रीय नेतृत्व रणनीति बनाता है और केंद्रीय नेतृत्व की रणनीति के साथ में जो निर्णय है, मेरी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ निर्णय है। उसका मैं कोई किंतु परंतु नहीं करता। जितने भी उम्मीदवार आए हैं, मैं मानता हूं कि वो बेस्ट उम्मीदवार दिए गए हैं। नहीं, आपकी पॉजिटिविटी है, अच्छी बात है, आप उनको बेस्ट मान रहे हो। लेकिन कैप्टन साहब, क्योंकि लोगों में, क्योंकि मैं आपके जो विपक्ष के विरोधी नेता ना, उनकी बात नहीं करूंगा, उनके आरोप प्रत्यारोप ठीक है, वो राजनीति है। लोगों में ये चर्चाएं हैं कि भाई 10 साल सरकार चलाई है केंद्र में और प्रदेश में भी, क्या बीजेपी 10 साल के शासन के बाद अपने 10 मजबूत वो चेहरे नहीं तलाश पाई, या उन चेहरों को तलाश नहीं कर पाई कि हमें बाहर से या फिर यूँ के उधार मांगने पड़ रहे हैं, ऐन वक्त पर टेलीफोन करके, भाई आप दिल्ली पहुंच जाओ, ज्वाइन करो, भाई आप सिरसा करो फटाफट। तो ऐसी मतलब क्यों? बीजेपी की तो कैडर बेस्ड पार्टी है, बहुत बड़ा कैडर, ये चीज़ें हैं। देखिए, निश्चित तौर पर आज के वातावरण में मोदी जी को पूरा देश तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है और बहुत सारे कार्यकर्ता चुनाव जीत करके कमल का फूल खिला सकते थे। फिर भी जो केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत कुछ सोच करके, जब कोई बाहर से व्यक्ति आता है तो निश्चित तौर पर विपक्ष कमज़ोर भी होता है, आपकी ताकत बढ़ती भी है। हम सब कार्यकर्ता जो हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए राजनीति में काम नहीं करते हैं। हमने अपने आप को देश के लिए, समाज के लिए, संगठन के लिए आहूत किया हुआ है। मैंने पहले ही कहा था, हमारे जैसे 100 बार कुर्बान, 1000 बार कुर्बान। हाँ, निश्चित तौर पर एक पुराना साथी कार्यकर्ता होने के नाते हमारा इस बात की तरफ ध्यान जरूर जाता है कि पार्टी के अंदर नई पीढ़ी के कार्यकर्ता का ये श्रद्धा और विश्वास इस रूप में बना रहना चाहिए कि ये पार्टी अपने कार्यकर्ता की चिंता करती है। हमें अपने कार्यकर्ताओं की, उनको उस शक्ति को संभाल करके भी रखना है, उसके अंदर ऊर्जा बना करके भी रखना है और उसकी ऊर्जा को और बढ़ाने का काम भी करना है। तो कार्यकर्ता का श्रद्धा और विश्वास संगठन में बना रहे, संगठन के ऊपर ये भरोसा बना रहे कि उनके अधिकारों को, उनको उन अधिकारों से वंचित नहीं रखा जाएगा। एक पुराना कार्यकर्ता होने के नाते इतनी मैं अपनी जिम्मेदारी जरूर समझता हूँ कि संगठन में अपने सब कार्यकर्ताओं की चिंता करूँ, अपने साथियों की चिंता करूँ। ठीक है, आप चिंता करते हो, क्योंकि ये सवाल फिर मैं उसी सवाल पर फिर आता हूँ, क्योंकि आपने कहा कि जो नए कार्यकर्ता है, नए कार्यकर्ता कहीं ना कहीं जो पुराने, जैसे आप लोग जो जब से बीजेपी बनी, जनसंघ, उसके बाद बीजेपी सारा कुछ किया, तो इन लोगों को जब नज़रअंदाज किया जाएगा जिन्होंने इतनी मेहनत की, तपस्या की, दरियाँ बिछाई, और जो कहीं ना कहीं बाहर से आए लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं पद दी जाए, टिकट दी जाए, तो फिर जो आप जैसे लोग हैं वो तो मोदी का परिवार, यानी कि एक टैगलाइन जो चल रही है आजकल, मोदी का परिवार, और जो बाहर से आशावादी, उनको चाहे बरसाती मेंढक हम एक राजनीतिक भाषा में कहते हैं, वो लोग हैं जो मौका पर की राजनीति करते हैं, उनको कहीं ना कहीं तुरंत उस पद पर लाके बिठाया जाता है। तो ऐसे नए कार्यकर्ताओं फिर कैसे वजन आएगा? देखिए, परिवार को बढ़ाने के लिए कभी कभी परिवार को अपनी स्पेस नए आदमी को देनी पड़ती है। परिवार को बढ़ाने के लिए कभी कभी परिवार के सदस्यों को त्याग भी करना पड़ता है। परिवार बड़ा करना है, घर तो वही है, और परिवार को मजबूत करना है। तो ये समय की आवश्यकता के अनुसार बहुत निर्णय केंद्रीय नेतृत्व को करने पड़ते हैं
हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को अपने समर्पण से आगे के कार्यकर्ता नई पीढ़ी को भी ये संदेश देने का हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने समर्पण से उस कार्यकर्ता के अंदर ये भरोसा पैदा करें कि त्याग भी करना पड़ेगा, उसके साथ साथ संगठन कार्यकर्ता को संभालने का काम भी करता रहेगा। जी, मैं कांग्रेस का सवाल आपसे लूँगा, लेकिन उससे पहले आपके पूर्व सहयोगी जेजेपी पार्टी की बात करूँगा। अभी हाल ही में चौधरी वीरेंद्र सिंह का बयान आपने सुना होगा। पहले आपकी पार्टी के बड़े नेता थे, तो वो किसी और दल में शामिल होने जा रहे हैं, उनके बेटे तो हो चुके हैं कांग्रेस में, बृजेंद्र सिंह। उन्होंने कहा कि जेजेपी बीजेपी की बी टीम नहीं है, ये जो है वो बीजेपी के रिजर्व प्लेयर हैं जिनको रखा था ना, और कब कहाँ क्या करना है, कहाँ चुनाव लड़ना है, कितने टिकटों पे लड़ना है, तो ये बीजेपी के कहने से ही लड़ेंगे, यानी कि अब भी समझौता जारी है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी अनुभवी आदमी हैं और मैं उनका सम्मान भी करता हूं, और उनके आकलन के ऊपर कोई टिप्पणी ना करते हुए मैं ये मानता हूं कि जो हमारा सहयोगी दल था और मजबूरी में हमारा सहयोग उनका सहयोग हमें लेना पड़ा था, और इस पूरे इलाके के अंदर उनके 10 विधायक बन करके आए और उन 10 विधायकों की बैसाखी पर पूरी सरकार टिकी हुई थी और उनके पास बहुत महत्वपूर्ण विभाग थे। लेकिन इन 4.5 सालों में मेरे इस इलाके में जिसने उनकी झोली भर दी, छप्पर फाड़ करके उनको दे दिया जी। मेरा इलाका उनकी तरफ आंखें टकटकी लगा करके देखता रहा। न नौजवानों को रोज़गार मिला, न इलाके में विकास हुआ, न इलाके के किसान के जब जब तकलीफ़ आई कोई मुआवजा या दूसरे जो उसके किसान के हक थे उसको वो दिलाने में कोई भूमिका निभाई। हमने संगठन में रहते हुए अपने इलाके के विकास के लिए, अपने इलाके के नौजवानों को रोज़गार के लिए और अपने इलाके के हकूक़ के लिए और किसानों के मुआवजे के लिए हमने न केवल आवाज़ उठाई बल्कि उसको सफलताएं भी प्राप्त की। जिस पार्टी की बैसाखी पर पूरी सरकार चल रही हो और वो पूरे इलाका को इस प्रकार से निराश कर दे, तो ये कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि ये झूठ की बहकावे की राजनीति के आधार पर और निजी हित और स्वार्थ, स्वहित वो इतना बड़ा हो जाए कि लोकतंत्र में फिर वो चुनाव में वोट मांगे, किस मुंह से वोट मांगेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि उनको किसी भी प्रकार का कोई समर्थन मिलने वाला है, बल्कि जो मैं इलाके की आवाज़ सुन रहा हूँ कि इलाका उनको सबक सिखाने वाला है। जो एक विश्वासघात हुआ है जनमत के साथ में, कि उन्होंने जो जनमत लिया था, जिस सोच के साथ लोगों ने उनको वोट दिया था, वो उस सोच पर और जो बातें उन्होंने करके वोट लिया था, उन बातों को लेकर के उन्होंने जो उनका ताकत थी उस ताकत का उपयोग उन्होंने जनता के लिए ना करके किसके लिए किया, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। एक सर, मैं कप्तान साहब कांग्रेस का सवाल, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आपने सुना होगा, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के। वो कह रहे हैं कि बीजेपी चेहरे बदलती रहेगी, नए चेहरों को लेकर आ रही है और हम जो है वो सरकार ही बदल देंगे। उन्होंने भी अपनी पार्टी के अध्यक्ष पीट पीट के बदल दिए। वो पार्टी के अध्यक्ष बदलते रहेंगे, पार्टी का संगठन 11 साल तो बना नहीं पाए, सरकार क्या बनाएंगे। एक पार्टी का जिला अध्यक्ष बना नहीं पाए, पार्टी की कार्यकारिणी बना नहीं पाए, 4 कार्यकारी अध्यक्ष बना करके उनको पार्टी का स्वांग रचना पड़ा है। पार्टी को एकजुट कर नहीं पाए, पार्टी को तहस नहस करने में लगे हुए हैं। वो सरकार क्या बनाएंगे। जनता देखती है कि ये लोग अपना कुनबा एक नहीं रख सकते, ये लोग आपस में मिलजुल के नहीं चल सकते। तो क्या आप अपने घर की जिम्मेदारी किसी ऐसे व्यक्ति को देंगे जो घर में तोड़फोड़ और तहस नहस करने का काम करता है। वो जनता की नज़रों से उतर चुके हैं और वो केवल अपना लोगों को बहकाने की एक कोशिशें उनकी चल रही हैं और उनकी कामयाब नहीं होने वाली है। कैप्टन साहब, अंतिम सवाल है मेरा, क्योंकि असम की आपको जिम्मेदारी दी गई है और शायद जहाँ तक मुझे जानकारी वहाँ पे 14 सीटें हैं लोकसभा की, और अभी की मैं बात करूँ शायद 8 या 9 सांसद बीजेपी के सिंबल पर जीत कर आए थे। बड़ी जिम्मेदारी आपको पार्टी ने दी है, पहले
यूपी की आपको जिम्मेदारी दी, पंजाब की दी, इस बार आपकी एज ए वहाँ के प्रभारी किस तरह की तैयारी, किस तरह की आपकी? देखिए, मेरी कल असम के पूरे चुनाव के परिदृश्य के ऊपर केंद्रीय कार्यालय में चर्चा हुई है और असम के हमारे नेताओं से भी कल मेरी बातचीत हुई है और कल गुवाहाटी के अंदर पूरे प्रदेश की एक बड़ी बैठक में मैं वहाँ रहने वाला हूँ। हमने लक्ष्य लिया है कि हम 14 सीटें, एक सीट हमने एक सहयोगी दल को दी है, तो 14 की 14 सीटें मिल करके हम जीतें और कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है और मुझे पूरा विश्वास है कि पूर्वोत्तर की 25 सीटों में आसाम की 14 सीटें वह निश्चित तौर पर मोदी जी की झोली में जाएंगी और पूर्वोत्तर मोदी जी के हाथों को मजबूत करेगा, क्योंकि जितना विकास पूर्वोत्तर के क्षेत्र में पिछले 10 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, 50 बार लगभग मोदी जी असम और पूर्वोत्तर में इन 10 सालों में गए हैं, जो कभी आज तक देश का प्रधानमंत्री, कोई प्रधानमंत्री इतनी बार यात्रा करके पूर्वोत्तर को भारत की मुख्य धारा में लाने का काम किया है। और भारत का जो विकास है वह असम जैसा बड़ा राज्य है जो भारत की मुख्य धारा में ही अपने आप को महसूस नहीं करता था, अब भारत का विकास पूर्वोत्तर से भी होकर के वह आगे बढ़ने वाला है, ऐसा एहसास आज असम और पूर्वोत्तर के लोगों को है, ऐसा आभास हमें मिलता है। मुझे पूरा विश्वास है कि असम में भी हम 2 महीना लगाएंगे और पूरे जी जान से वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके अच्छे परिणाम लेकर के आएंगे। जी, शुक्रिया कैप्टन साहब बातचीत करने के लिए। तो ये थे हरियाणा सरकार में रहे वित्त मंत्री कैप्टन मन्यू जी, और कैप्टन साहब का अंदाज़ हमेशा से ही बड़ी बेबाकी से, प्रखरता के साथ ये जवाब देते हैं। तो जो जो सवाल आप सब लोगों के मन में थे और कहीं ना कहीं जिस तरीके की चीज़ें, जिस तरीके की गतिविधियाँ लोकसभा चुनाव के दौरान चल रही हैं और आगे भी चलेंगी, तो वो उसमें से कुछ बातें हमने कैप्टन साहब से पूछने का प्रयास किया। लेकिन फ़िलहाल जितने भी चेहरे बीजेपी ने 10 की 10 सीटों पर दिए हैं उम्मीदवार, आपको क्या लगता है कि बीजेपी हरियाणा में, दावा तो है 10 की 10 जीतने का, लेकिन आप तो जनता है, वोट आपने देना है, तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें कि बीजेपी हरियाणा में 10 में से कितनी सीटें जीत रही है।